एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 समाज शास्त्र सोशोलॉजी और ये सैम्पल पेपर है क्लास 12 के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब की बार जो एग्ज़ाम है बोर्ड का उसके लिए यहाँ पे मुख्य रूप से आपके जो टोटल अंक होंगे वो 80 हैं और प्रश्न पत्र ना मुख्य रूप से 4 खंडों में विभाजित हैं। टोटल इसमें आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चनों को करना आपके लिए जरूरी है। और तीसरे नंबर पे बताया गया है 1 से 16 मतलब 1 से 16 1 से 16 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो सब MCQ होगा। उनके उत्तर के लिए आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। इसके अलावा 17 से 25 तक के जो प्रश्न हैं ये अति लघु उत्तरीय होंगे जो 2 अंक के होंगे और इनके जो आंसर होंगे वो ओनली 30 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। साथ ही साथ जो 26 से लेके 32 तक का प्रश्न है ये 4 अंक के लिए होगा। मतलब यदि आप इसके उत्तर सही देते हैं तो आपको इसके बदले में 4 अंक मिलेंगे और इसके उत्तर को आपको कम से कम 80 शब्दों में लिखना है। अगला पॉइंट हमारा है कि 33 से 35 तक जो प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। इसके बदले में आपको 6 नंबर मिलेगा और इस प्रश्न के उत्तर आपको 200 शब्दों में कम से कम लिखना ही है। 7वां पॉइंट हमारा कहता है जो 33 है क्वेश्चन वो ग्राफिक्स की सहायता से देना है। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर आपको पैराग्राफ या आप कह सकते हैं केस स्टडी गद्यांश ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर से पढ़ के आपको देना है। तो हम शुरुआत करते हैं खंड क का। मतलब आपको पहले ऊपर बताया गया है कि हमारे जो प्रश्न हैं वो अलग अलग 4 खंडों में विभाजित हैं। तो सबसे पहला खंड जो है वो हमारा क है। हम क से शुरुआत करते हैं। क का सबसे पहला प्रश्न अभिकथन का है। लोग अक्सर अपने काम को अंतिम परिणाम नहीं देखते। जब भी लोग किसी भी प्रकार के कोई काम को करते हैं तो वो उसके परिणाम रिजल्ट को नहीं देखते हैं क्योंकि वो किसी उत्पाद का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही तैयार कर रहे हैं। अब कारण में आपको बताना है औद्योगिकीकरण में श्रम एक विस्तृत विभाजन जो है, श्रम का मतलब काम करने वाले लोगों के बीच में आपस में जो बंटवारा है वो शामिल है जहां लोग काम का आनंद नहीं लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि उन्हें केवल जीवित रहने के लिए काम करना है। इसके ऑप्शन में बताया गया है क ख ग और घ क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इसमें 4 आपको मतलब कि ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी देखिए क्या है कि ज़्यादातर लोग सही बात है कि अभी के समय में जो काम का आनंद नहीं लेते हैं वो बस ऐसा मानते हैं कि उनके घर परिवार पेट को चलाने के लिए ना काम करना जरूरी है। तो अभी कथन ए में आपको ए भी सत्य है और आर भी सत्य है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि ए में क्या है, लोग अक्सर अपने काम का अंतिम परिणाम नहीं देखते हैं। वो उत्पाद को मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में वो एक हिस्सा तैयार करते हैं और लोग जो हैं जहाँ पे भी वो काम करते हैं वो अपने काम का आनंद न लेके बस इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनका परिवार जो है उसी कारण से चलता है। तो इसका क उत्तर जो है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है जनकांकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था जो है वो उच्च जनसंख्या वृद्धि की है। उच्च जनसंख्या वृद्धि कहने का मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है इसमें अचानक से अगर जनसंख्या में ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं उच्च जनसंख्या की वृद्धि जो है वो अक्सर दूसरे चरण में होता है। इसका उत्तर जो है वो ग होगा। ग जो इसका है वो सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आज जाति की संस्था के लिए सत्य नहीं है। मतलब जो जाति से जुड़ी हुई संस्था है उसके लिए कौन से इसमें वक्तव्य जो हैं सेंटेंसेस जो हैं जो लाइन है जो सही नहीं है। तो कुछ विद्वान अर्थात जो सोशोलॉजी के जानकार हैं उनका ऐसा मानना है कि आज हम जाति के रूप में जो जानते हैं वो प्राचीन भारतीय परंपराओं की तुलना में उपनिवेशवाद का अधिक उत्पाद है। मतलब जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था ना उस समय की झलक आज के समय में दिखती है। दूसरा कहता है जाति पहचान की गिनती और आधिकारिक रिकॉर्ड ने संस्था को एक नया जीवन दिया। तो यह भी सही बात है कि आज आप समय समय पर जाति की सर्वेक्षण को होते हुए देखा है। हाल फिलहाल में हमारे भारतवर्ष में बिहार में जाति के ऊपर सर्वेक्षण हुआ है तो ये भी सत्य है। ग हमारा कहता है संस्था अत्यंत लचीली हो गई है।
तो जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि हमें इसमें यह बताना है कि सत्य नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि संस्था अत्यंत लचीली हो गई है, यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 4 हमारा कहता है, चौथा प्रश्न, कि उच्च जातियों और उच्च मध्य वर्ग में जाति व्यवस्था की अदृश्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हैं। यहाँ पे प्रश्न आपको ध्यान से समझना है कि उच्च जाति के लोग और उच्च मध्य वर्ग के लोगों के बीच में जो चीजें अदृश्य हो रही है उसके लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार होगा। पहला हमारा कहता है आरक्षण की नीति, दूसरा हमारा कहता है उच्च जाति के लिए विशेष कार्यक्रम, तीसरा हमारा कहता है क और ख। तो याद रखिएगा इसमें जो उत्तर होगा वो ग होगा, क और ख। मतलब आरक्षण की नीति और उच्च जाति के लिए जो विशेष कार्यक्रम है यही उच्च जाति और उच्च मध्य वर्ग जाति व्यवस्था की अदृश्यता के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, शहरी दृष्टिकोण से विचार करने पर शहरीकरण में तेजी से विकास से पता चलता है कि शहर या नगर ग्रामीण आबादी के लिए एक चुंबक के रूप में काम कर रहे हैं। भारत में शहरीकरण के बारे में कोई सा भी आपको गलत कथन चुनना है। तो देखिए यहाँ पे आपके कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव है तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे ही, क ख ग घ। थोड़ा ख यहाँ पे अलग हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ख सही है। शहरी क्षेत्र में याद रखिएगा, शहरी मतलब आप कह सकते हैं राजनीतिक गतिशीलता के संदर्भ में जो शहरी क्षेत्र होता है वो एक निर्णायक शक्ति लेता है, मतलब उसके पास एक डिसीजन लेने का पावर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आदिवासियों के संघर्ष दलित संघर्ष से किस प्रकार भिन्न थे। जो आदिवासी लोगों का संघर्ष था, प्रोटेस्ट था, वो दलित लोगों के प्रोटेस्ट से अलग कैसे था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है हमारे पास, क ख ग घ। अब देख लीजिए ध्यान से 6 नंबर प्रश्न को भी कि इसका जो उत्तर है वो घ होगा। आदिवासी संक्रामक क्षेत्रों में केंद्रित थे। याद रखिएगा आदिवासी जो थे वो जो क्षेत्र में रहते थे उसे हम संक्रामक क्षेत्र कहते हैं, और राज्य की मांग कर सकते थे, मतलब वो एक नए स्टेट का डिमांड कर सकते थे। अगला प्रश्न नंबर 7 हमारा कहता है, रूढ़िवादिता पर समूहों का एकल डैश श्रेणी में तय करती है। वे व्यक्तियों और पूरे संदर्भ या फिर समय के दौरान डैश को पहचानने से इनकार करते हैं। तो देखिए रूढ़िवादी पूरे समूहों को एकल सजातीय श्रेणियों में तय किया जाता है। इसके अलावा पूरे संदर्भ में या समय के दौरान पहचाने जाने वाली जो भिन्नता है उसको पहचानने से वो इनकार कर देता है। तो ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 8वां हमारा कहता है, 8वें प्रश्न को ध्यान से देखिए, एक संपन्न परिवार का व्यक्ति महंगी उच्च शिक्षा का खर्च उठा सकता है। प्रभावशाली रिश्तेदारों और दोस्तों वाला कोई व्यक्ति अच्छी सलाह, सिफारिश, जानकारी तक पहुंच के माध्यम से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने में कामयाब हो सकता है। किस अवधारणा की बात हो रही है ये आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न को समझिए, अगर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न कि एक संपन्न परिवार का व्यक्ति जो है, जो अच्छे परिवार का व्यक्ति है, वो महंगी उच्च शिक्षा एवं खर्च उठा सकता है, अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता है, अच्छे पैसे खर्च करके पढ़ सकता है। दोस्तों वाला कोई व्यक्ति अच्छी सलाह, सिफारिश या जानकारी के पहुंच के माध्यम से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने में कामयाब भी हो सकता है। तो अब यह अवधारणा जो है ये क्या है, तो ये इसका पहला ऑप्शन होगा, वार्डयू द्वारा पूंजी के रूप में। ऑप्शन ए जो है इसका वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न नंबर 9, अभिकथन ए क्या कह रहा है, सामाजिक असमानता और बहिष्कार की रोजमर्रा की आदत अक्सर इन्हें अपरिहार्य, लगभग एक प्राकृतिक बना देती है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, कारण को देख लेते हैं। आर सामान्य ज्ञान की समझ यह है कि गरीब जो लोग होते हैं या हंसिए पर रहने वाले, हंसिया कहने का मतलब है जो समाज से दरकिनार किए जाते हैं, रहने वाले लोग इसलिए हैं क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है या उन्हें अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। अब इसका जो क्वेश्चन है ये है कि ए और दोनों सत्य है, मतलब ऑप्शन ए इसका सही होगा और आर ए की सही व्याख्या कर सकता है। तो ये ऑप्शन क जो है ये इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10, सांस्कृतिक विविधता कठिन चुनौतियां पेश कर सकती है, निम्न में से कौन सा चुनौती का कारण नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क कहता है यह अपने सदस्यों के बीच तीव्र जुनून पैदा कर सकता है और बड़ी संख्या में लोगों को लामबंद कर सकता है। ख कहता है समुदायों के बीच आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हो सकती है। ग कहता है दुर्लभ संसाधनों का समान वितरण, जैसे नदी का पानी, नौकरी या सरकारी धन। तो यही इसका सही उत्तर होगा। ग जो है इसका सही उत्तर होगा। ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न नंबर 11, एकीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों में क्या शामिल है। ऑप्शन क कहता है अल्पसंख्यक समूहों की पहचान का स्पष्ट दमन होना। ख कहता है समूहों के बीच में सांस्कृतिक मतभेदों का पूर्ण क्षरण होना। ग कहता है सार्वजनिक क्षेत्र में जातीय, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अंतरों का उन्मूलन होना। और घ कहता है उपयुक्त सभी। अब देखिए इसका जो उत्तर है वो घ होगा। उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 12 हमारा कहता है अभिकथन ए और औपनिवेशिक काल जो था, अंग्रेजों का जो शासन था, उसमें शहरीकरण में नए शहरों केंद्रों का गठन देखा गया। आर इसको कहता है कि इन शहरी केंद्रों को केवल व्यापारिक पदों के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऑप्शन क कहता है ए और आर दोनों सही है, और ए आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ख जो है वो कहता है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ग कहता है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तो इसका उत्तर ग ही होगा। ए तो सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है, इसकी व्याख्या वो नहीं करता है। प्रश्न नंबर 13 हमारा कहता है अभिकथन ए सांस्कृतिकरण का प्रभाव कई तरफा है। इसका प्रभाव भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, जीवन शैली, अनुष्ठान में देखा जा सकता है। तो क ऑप्शन जो है वो कहता है ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसके अलावा जो ख है ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, तो इसका उत्तर क ही होगा। क इज द राइट आंसर कि ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न नंबर 14 हमारा कहता है विकासशील और विकसित देशों के बीच प्रमुख अंतर डैश वेतनभोगी रोजगार में लोगों की संख्या में। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न जो है ये भी आपका VVI रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विकासशील और विकसित देशों के बीच में जो प्रमुख अंतर है वो नियमित को लेके है। इसमें ख ऑप्शन दिया हुआ है, ख जो है इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे आपको नियमित भरना है। नियमित वेतनभोगी रोजगार में लोगों की संख्या से है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 कहता है सूचना का अधिकार अभियान डैश का उदाहरण है। सूचना का अधिकार जो है वो किसका उदाहरण है। तो पहला तो है मुक्ति आंदोलन का, अगला है सुधारवादी आंदोलन का, तीसरा है क्रांतिकारी आंदोलन का, चौथा है पुराना सामाजिक आंदोलन का। तो सुधारवादी आंदोलन का ये उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा ख, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए सूचना का अधिकार अभियान का जो उदाहरण है वो क्या है, तो आप बताएंगे सुधारवादी आंदोलन। ख जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 16 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है। पहला है सतत सामूहिक कार्रवाई, ख है सार्वजनिक मुद्दों पर बदलाव लाने का लक्ष्य, ग है साझा उद्देश्य की विशेषताएं, और घ है नेतृत्व या संरचना की आवश्यकता नहीं है। तो आपको यहाँ उत्तर में लिखना है घ जो है इसका वो सही उत्तर होगा कि नेतृत्व या संरचना की आवश्यकता नहीं है। तो ये जितने भी प्रश्न थे वो आपके 1 नंबर के लिए थे। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। ये आपसे प्रश्न जो है एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाएगा। अब यहाँ से हमारा खंड ख शुरू हो जाता है। खंड ख में हमारे पास जितने भी प्रश्न है वो 2 नंबर के लिए। यहाँ पे जितने भी प्रश्नों का आप जवाब दोगे या फिर जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सभी प्रश्न जो हैं वो 2 नंबर के लिए। अगला प्रश्न नंबर 17 हमारा कहता है मॉडर्न फूड्स में जिसे सरकार ने स्वस्थ रोटी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया था और जो निजीकरण करने वाली पहली कंपनी थी, पहले 5 वर्षों में 60 श्रमिकों को मतलब कि सेवावृत्त होने के लिए मजबूर किया था, नौकरी से हटने के लिए मजबूर किया था।
दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का आपको उत्तर देना है, जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे इन्होंने श्रमिकों को प्रभावित किया था। हालांकि इसमें हमारे पास अथवा भी है, तो अब हमें इसके उत्तर में लिखना है कि मॉडर्न फूड्स जो है उसमें क्या हुआ था, कैसे लोगों को नौकरी से हटाया गया था। इसका उत्तर हमारे दूसरी तरफ लिखा हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां में हिस्सेदारी की बिक्री हो गई थी और नौकरियों का नुकसान, कर्मचारियों में कमी। इसके अथवा वाले प्रश्न की अगर बात करें तो मारुति उद्योग लिमिटेड के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया की कंपनी है। हर मिनट में क्या होता है कि असेंबल करता है, वो मारुति कंपनी जो है कार को असेंबल करता है और उससे वो कार तैयार हो जाती है। पूरे दिन में जो श्रमिक होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, 45 मिनट का आराम करते हैं। पूरे दिन में उनको सिर्फ 45 मिनट के आराम करने का समय मिलता है। 7.5 मिनट की 2 चाय ब्रेक और आधे घंटे का एक लंच ब्रेक उनको मिलता है। उनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वो 40 साल के उम्र के हैं और वो थक जाते हैं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, मतलब खुद से ही वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो अब आपको इस गद्यांश के हिसाब से फिर से प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके अनुसार कारखाने में काम करने वाले की स्थिति का श्रमिकों और कारखानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लागत में कटौती से लाभ मिलता है। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो इससे कंपनी को लाभ होगा। अस्थायी कर्मचारी की संख्या कम होने से कर्मचारियों पर भी असर पड़ेगा। अधिक लोग जो हैं वो खुद से रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसका विकल्प चुनने का उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनसे काम ही इतना लिया जाता है और टाइम उनको बहुत ही कम दिया जाता है छुट्टी का। इस कारण से ज़्यादातर लोग खुद से ही अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं। अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में कमी आती है। जब लगातार कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो फिर वो क्या होगा कि परमानेंट जो वर्कर होते हैं उनमें कमी आ जाती है। जस्ट इन टाइम और आउटसोर्सिंग जैसी प्रथाओं के कारण जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, क्योंकि आजकल की कंपनियां जो हैं वो इतना ज़्यादा उनको प्रेशर देती है काम करने के लिए, इतना ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे ध्यान देने के लिए बोलता है कि जिससे जो वर्कर होते हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18 हमारा कहता है, हमारी कई सांस्कृतिक प्रथाओं और स्वरूप का पता हमारी कृषि पृष्ठभूमि से लगाया जा सकता है। 2 उदाहरण देकर आपको बताना है। ये भी प्रश्न जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा और 2 नंबर के लिए प्रश्न है। अब इसके उत्तर को देख लेते हैं। क्या है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में नव वर्ष के अधिकांश त्यौहार, जैसे कि तमिलनाडु में पोंगल होता है, असम में बिहू होता है, पंजाब में बैसाखी होता है, तो इनके जो मुख्य फसल होते हैं, जैसे मुख्य फसल कहने का मतलब है हमारी कई ऐसी संस्कृति है जिसमें हम गेहूं काटने के समय पूजा पाठ करते हैं, धान काटने के समय पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों की जो त्यौहार है वो भी अलग है। तमिलनाडु में पोंगल है, असम में बिहू है, पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। तो इनके ये जो मुख्य फसल के कारण ही मनाया जाता है और ये कृषि के शुरुआत होने, फसल की कटाई करने, फसल की बुआई करने का संकेत भी देता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 18 था। अब हम प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। आपको प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, एक उदाहरण का प्रयोग करते हुए आदिवासियों के आंतरिक उपनिवेश का वर्णन करें। आपको एक एग्जाम्पल देना है और उसके बाद बताना है कि आदिवासियों के आंतरिक मतलब इंटरनल जो अंग्रेजों का शासन था वो कैसा था। देखिए, यहाँ पे शायद थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि ये आपके EDUL वेबसाइट से ही लिया गया है और वहीं पे ऐसे प्रिंट आ रहे थे। इस कारण से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा और उत्तर भी साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम प्रश्न नंबर 19 की तरफ देखते हैं, जिसमें आपको एक उदाहरण देकर आदिवासियों के औपनिवेशिक काल के समय को वर्णन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने याद होगा कि आपने क्लास 9th में औपनिवेशिक काल में जो वनों के ऊपर जो धाराएं या फिर अनुच्छेद या नीति नियम कानून बनाए गए थे, संविधान में बदलाव किए गए थे, उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें कई प्रकार के जंगलों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। तो 19 नंबर प्रश्न में आपको मुख्य रूप से इन्हीं बातों का चर्चा करना है कि आज़ादी के बाद वनों पर सरकारी एकाधिकार कायम रहा, मतलब आज़ाद जब हो गया फिर भी सरकार जो है उसे अपने कंट्रोल में रखा। राष्ट्रीय विकास के नाम पर खनन चलता रहा, बांध परियोजनाएं चलती रही, आदिवासियों की जमीन को हड़पा गया, उनको दरकिनार किया गया, या आप कह सकते हैं कि उनको हाशिए पे रखा गया। सरदार सरोवर बांध परियोजना भी कुछ इसी चीज का उदाहरण है, जिसमें आपने देखा था कि वहां के जंगल के निवासियों को उनके जंगल से हटाया गया, उनको भगाया गया और उनकी जमीन को मतलब सरकार ने अपने अंदर कंट्रोल करके वहां पे ये बांध परियोजना बनाई थी।
तो ये 19 नंबर प्रश्न था। अब हम 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहता है, एक उदाहरण के साथ दिखाएं कि कैसे एक अल्पसंख्यक समूह, यहां पे आपको समझना है कि अल्पसंख्यक समूह क्या होता है। तो जिनकी जनसंख्या कम होती है उसे हम अल्पसंख्यक समूह कहते हैं। जिनका जनसंख्या नाम मात्र होता है उसे हम अल्पसंख्यक, और जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है उसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है कि कैसे एक अल्पसंख्यक समूह को, अल्पसंख्यक समूह होना एक मायने में नुकसानदेह हो सकता है लेकिन दूसरे मायने में नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अल्पसंख्यक होना नुकसान भी होता है लेकिन दूसरे मायने में कई जगह पे उन्हें फायदा भी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 20 नंबर प्रश्न है उसमें आपको बताना है कि उदाहरण में तो आप सीधा ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप पारसी को ले सकते हो, सिख को ले सकते हो, हमारे भारत में बौद्ध को भी ले सकते हो, जैन को भी ले सकते हो। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो अल्पसंख्यक हैं। हालांकि भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को भी कहा जाता है, लेकिन अब इस बार के सर्वेक्षण से शायद यह पता चल जाएगा कि अब मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। अब देखिए, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं ये अल्पसंख्यक हिंदुओं के भारी बहुमत के कारण सांस्कृतिक रूप से वंचित होते हैं, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक के रूप में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म है। और आपको पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उन्हीं की वहाँ पे बढ़त होगी, वहीं पे उनका कानून चलेगा। उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण उनके नियम कानून उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फायदे और नुकसान दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में बोला जाए तो आप सिख को लिख लो, पारसी को लिख लो, बौद्धी को लिख लो, जैनी को लिख लो, जो नाम आपको उस समय याद आए उसे लिख लो। लेकिन आप यहाँ पे मुसलमान को भी लिख सकते हो। अभी तक आपके एनसीईआरटी बुक के माध्यम से जो बताया गया है उसके हिसाब से तो आप मुसलमान को भी लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे हिंदू नहीं लिख सकते, क्योंकि भारत में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। अगला प्रश्न नंबर 21 हमारा कहता है, 1989 अत्याचार निवारण अधिनियम ने दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा या अपमान के कृत्यों को दंडित करने वाले कानूनी प्रावधानों को संशोधित और मजबूत किया। इस विषय पर बार बार कानून पारित किया गया। क्या आपको लगता है कि केवल राज्य की कार्रवाई सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित कर सकती है? अपने उत्तर में आपको कारण बताना है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, अक्सर आपको सोशियोलॉजी में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 21 में आपको लिखना है, देखिए आपको अपने हिसाब से कारण बताना है। तो क्या आपको लगता है केवल राज्य की कार्यवाही सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित कर सकती है? नहीं। इसका पहला उत्तर तो यही होगा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ राज्य की कार्यवाही कहीं भी समाज में संशोधन नहीं ला सकता, अच्छे विचार नहीं ला सकता। इसके लिए वहाँ की जनता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट, सबको मिलके काम करना होगा। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे, मनुष्य हमेशा न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष करने के लिए स्वयं संगठित होने और कार्य करने में सक्षम होते हैं। मनुष्य की अगर बात करें, हमें पता है कि मनुष्य जो है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। मनुष्य जो है अपने समाज में होने वाली कुरीति, बुराइयां, अच्छाइयां सबको एब्जॉर्ब कर सकता है। और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए भी यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों का एक साथ होना महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 22 हमारा कहता है, शहर यहाँ प्रवास करने वाले के सापेक्ष गुमनामी प्रदान करता है। सापेक्ष गुमनामी से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर सापेक्ष गुमनामी आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है इस बार के बोर्ड के एग्जाम में। आप बताएंगे, गरीब तबके को कथित पहचान से नहीं जाना जाएगा। शहर में जो गरीब लोग होते हैं उनकी पहचान नहीं होती है। सामाजिक रूप से उत्पीड़कों को आंशिक सुरक्षा प्रदान होता है, मतलब नाम मात्र सुरक्षा प्रदान होता है। समाज में जो बहुसंख्यक होते हैं, उच्च जाति के लोग होते हैं, वो अक्सर अपने से निचली जाति या अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार करते ही करते हैं। सामाजिक रूप से प्रभावशाली समूहों के गरीब वर्ग निम्न दर्ज के काम में संलग्न हो जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति शहर में आता है, अनपढ़ होता है, गरीब होता है, तो वो मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी वगैरह कामों में लग जाता है, जिससे उसकी पहचान नहीं बन पाती। अगला प्रश्न नंबर 23 हमारा कहता है, यदि कड़ी मेहनत इतनी अच्छी चीज होती है तो अमीर यह सब अपने पास रख लेते। दुनिया भर में पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन उठाना, रिक्शा या गाड़ी खींचना जैसे जो कमर तोड़ काम होते हैं, जो बहुत ही मुश्किल काम होता है, वो आपने अक्सर देखा होगा गरीबों द्वारा ही किया जाता है। और फिर भी वो शायद ही अपने जीवन में अवसरों में सुधार कर पाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दो मतलब समय का वो भोजन भी जुटा पाते हैं।
इस कहावत में कौन सी सामाजिक घटना परिलक्षित होती है? इस घटना के किन्हीं दो विशेषता को आपको बताना है। सही बात है। अक्सर लोगों ने आपको भी कहा होगा कि बच्चा कड़ी मेहनत करने से सफलता हासिल होती है, लेकिन आप ये देख लो कि कड़ी मेहनत तो अक्सर गरीब ही करते हैं। पत्थर तोड़ना हो, मजदूरी करना हो, भारी वजन उठाना हो, रिक्शा चलाना हो, तो ये काम कौन करता है? गरीब करता है, अमीर तो करते नहीं है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है सामाजिक असंतुष्टि। पहला तो है कि सामाजिक असंतुष्टि, और विशेषता अगर आपसे पूछा जाए तो ये पीढ़ी तक बनी रहती है, एक विश्वास पर आधारित हो जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता का कार्य नहीं है। कोई इसमें से आपको दो उदाहरण को लिख लेना है, ये आपके पूरे उत्तर आ जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न नंबर 24 कहता है, अपरजनात्मक राष्ट्रवाद की बुराइयों के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। जहां पश्चात राष्ट्रवाद की भावना का बोलबाला हो तो कभी लोगों की मतलब बचपन से ही घृणा करना और महत्वाकांक्षी का पोषण करना तमाम तरीकों से सिखाया जाता है। जैसे इतिहास में अर्ध सत्यों और असत्यों से गढ़कर अन्य प्रजातियों के बारे में लगातार मिथ्या निरूपण मतलब झूठ करके ही प्रकट किया गया है। दूसरी प्रजातियों को ये ज्ञान देते हैं, वह आपको प्रभावित नहीं करेगी अथवा जो कि दीवार बनकर आपकी रक्षा करेंगे। संपूर्ण जन समुदाय के मन में एक श्रेष्ठता का मतलब कि आप समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ें सिखाना जो आपको अपने अंदर में गौरवपूर्ण फील कराए, आपको प्राउड फील करवाए। युद्ध के जरिए जीते गए विजय उपहार का प्रदर्शन द्वारा अलग अलग राष्ट्रों में सदैव अपमानित करना, बच्चों के मन में दूसरों के प्रति घृणा पैदा करना, इन विद्यालयों का इस्तेमाल करके पश्चिम की नकल करना जहां मानवता की घावों को सुरांग आ जाता है। प्रश्न नंबर 24 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिए गए इन वक्तव्यों का आपका विश्लेषण करना है, जिसमें आपको बताना है कि इतिहास में अर्ध सत्य और असत्य का निर्माण होना। इतिहास के माध्यम से आधा अधूरा सच हमें बताया जाता है, जिससे हमारे अंदर भी कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। अन्य जातियों का गलत चित्रण मतलब कि अलग अलग जातियों का अलग अलग तरीके से विवरण देना, चित्रण करना, उन्हें कमजोर बताना, अर्ध जानकारी देना, असत्य बताना, अन्य जातियों के प्रति प्रतिकूल घटनाओं और भावनाओं की संस्कृति होना। अक्सर हमने अपने संस्कृति से हमेशा दूसरे की संस्कृति को नीचा समझा है, अपने धर्म से दूसरे के धर्म को नीचा समझा है। लेकिन हमारा धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है कि हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हमारे भारत में जितने भी धर्म हैं सभी वो समान हैं और भारत के सभी लोगों को इन सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। युद्ध से जीती हुई जो ट्रॉफियां का प्रदर्शन करके जो पराजित राष्ट्र होते हैं, जो हार गए देश होते हैं, उनका अपमान जारी रखना। इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें आपने जर्मनी में हिटलर का देखा था कैसे उसके ऊपर अलग अलग राष्ट्रों ने अपमानजनक संधियां लगा दी थी, उसके ऊपर हजारों करोड़ों यूरो का टैक्स लगा दिया था। इस कारण से ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ। स्कूलों का जो होता है, विद्यालय का जो उपयोग बच्चों के मन में दूसरी के प्रति अवमानना पैदा करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिए गए इन वक्तव्यों में बता सकते हैं। हालांकि इसमें हमारे पास अथवा में भी क्वेश्चन है, क्या राज्य का दर्जा हमेशा भाषाई पहचान पर आधारित होता है? अपने उत्तर का कारण भी आपको बताना है। जितने भी राज्य हैं क्या उनका आधार उनकी भाषा होती है? तो अभी के समय में तो आप कह सकते हैं हाँ, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि जनजातीय पहचान जो है वो भाषा, क्षेत्रीय अभाव और पारिस्थितिकी पर आधारित मतलब कि जातीयता का संयोजन गहन क्षेत्रवाद के आधार पर प्रदान करता है। बहुत सारे राज्य हैं हमारे भारत में जो भाषा के आधार पर बनाए गए हैं और इनका परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि राज्य का दर्जा उन्हें मिल जाता है। आप छत्तीसगढ़ देख लो, आप तमिलनाडु देख लो, केरल देख लो, आप असम देख लो, आप बंगाल देख लो, तो ये सब कहीं ना कहीं तो राज्य के आधार पर मतलब भाषा के आधार पर ही बनाया गया राज्य है। तो ये आपका अथवा का उत्तर हो। अगला प्रश्न नंबर 25 हमारा कहता है, किस तरह से सामाजिक आंदोलनों ने उस दुनिया का आकार दिया जिसमें हम रहते हैं और ऐसा करना जारी है? देखिए, बहुत तरह के ऐसे आंदोलन हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत तरह के ऐसे मतलब कि आप कह सकते हैं क्रांति हुई है, जिसके कारण हमारे समाज में बदलाव हुआ है, समाज के गठन में बदलाव हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि कार्य दिवस 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब किसी कंपनी फैक्ट्री में आप काम करते हो तो 8 घंटे से आपसे ज़्यादा काम नहीं लेगा। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन के खिलाफ ही हुआ है। लोगों ने इसके ऊपर हल्ला किया, क्योंकि आपको पता है कि पहले के समय में क्या होता था, अंग्रेजों के शासन में लोगों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। 16-16 घंटे, 17-17 घंटे उनसे काम करवाए जाते थे।
पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। अगर मान लो कोई व्यक्ति, मैं टीचर हूं, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी सोशोलॉजी, मैं पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, कुछ भी पढ़ा रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं किसी स्कूल में टीचर हूं, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं और मैं मेल हूं और इसके लिए मुझे 25,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, तो यही काम अगर सेम फीमेल करेगी तो उसे भी 25,000 का वेतन मिलना ही चाहिए। ये तो हमारे संविधान में भी है। श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन के हकदार। अब श्रमिक जो हैं, जो किसी फैक्ट्री कंपनी में काम कर रहे हैं और जब वो रिटायर होंगे, जब उनका उम्र होगा, उसके बाद तो वो काम कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए उनको पेंशन जैसी सुविधाएं भी होनी चाहिए। आप इसमें से कोई सा भी 2 पॉइंट लिख लोगे, आपके उत्तर पूरे हो जाएंगे। खंड गौ में 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 26 नंबर प्रश्न जो है वो हमारा कहता है, कुमुदताई की संस्कृत में यात्रा स्कूल में अपने शिक्षक गोखले गुरुजी के साथ बड़ी रुचि और उत्सुकता के साथ शुरू हुई थी। विश्वविद्यालय में विभाग के प्रमुख एक प्रसिद्ध विद्वान थे वो, और उन्हें कुमुदताई के ताने मारने में बहुत आनंद आता था। प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद उन्होंने सफलतापूर्वक यात्रा पूरी की और संस्कृत में उनकी बहुत सारे परास्नातक स्रोत, जैसे कुमुद पावरे जो 1938 और कुमुद पावरे की आत्मकथा हमें लिंग और जाति के बीच में संबंध के बारे में बताया। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, प्रश्न नंबर 26 का उत्तर होगा कि दलित महिला बनी संस्कृत शिक्षिका। मतलब एक दलित होने के बाद भी अगर कोई महिला उस समय संस्कृत की इतनी बड़ी विद्वान हो जाती, नॉर्मली व्यक्ति तो ऐसे भी उस समय बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते थे, और खासकर अगर हम दलित महिलाओं की बात करते हैं, जो मतलब नीचे तबके के लोग हैं, जो बहुत ही कुचले हुए लोग हैं, उनकी अगर हम बात करें, और वैसे अगर कोई दलित होने के बावजूद और खासकर उसमें महिला होने के बावजूद भी कोई अच्छी ज्ञान हासिल करके संस्कृत की शिक्षिका बन गई, तो ये एक वाकई में बहुत ही बड़ी ओहदा की बात हो जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट है इसी में, एक छात्रा के रूप में वह संस्कृत अध्ययन की ओर आकर्षित हुई, शायद इसलिए यह संभव हो पाया जिसके माध्यम से वह उस क्षेत्र में प्रवेश कर पाई जिसमें लिंग और जाति के आधार पर प्रवेश करने के लिए संभव नहीं था। उस समय क्या था कि जाति और लिंग को लेकर कई सारे दुर्घटनाएं आपको देखने को पढ़ने को मिला है, जिसमें जो छोटे तबके के लोग होते थे, जो कमजोर वर्ग के लोग होते थे, उनको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया जाता था। वह इसकी ओर आकर्षित हुए क्योंकि उनमें मूल रूप से यह पढ़ने में मदद मिलेगी। क्या होता था कि पाठ महिलाओं और दलितों के बारे में क्या कहते हैं, शिक्षा से किस प्रकार के इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जानकारियां मिलती है, ये सारी चीज़ें वहाँ से उन्होंने एब्जॉर्ब की। जैसे जैसे वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाती है, उसके आश्चर्य और शत्रुता तक, संरक्षित स्वीकृति को लेकर क्रूर और स्वीकृति तक विभिन्न प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। थोड़ा सा ये टफ लाइन है, मैं समझा देता हूँ। जब जैसे जैसे वो पढ़ाई में आगे बढ़ती गई, उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई प्रकार के उपहासों का सामना करना पड़ा, मजाक उड़ाया गया उनको दलित कह के कई बार उनके साथ शत्रुता का भी व्यवहार किया गया, लेकिन वो इन चीज़ों को बिना ध्यान देते हुए आगे बढ़ती गई। ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन था और ये 4 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप इसे इसी तरह से एज इट इज लिखेंगे ताकि आपको पूरा नंबर मिले। प्रश्न नंबर 27 हमारा कहता है, स्वतंत्र होने के बाद भारतीय राज्य के प्रति जाति संबंधी विचारों में कुछ विरोधाभास थे। ये विरोधाभास क्या थे? देखिए, प्रश्न को पहले आपको सही तरीके से समझ लेना है कि प्रश्न क्या कहता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न के अंदर ही हमारे प्रश्न का जवाब होता है, जो आप अगर समझ लें सही तरीके से तो आपको समझने में, क्वेश्चन को लिखने में काफ़ी आसानी होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र होने के बाद, मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद भारतीय राज्य की जाति के साथ जो संबंध थे वो उसमें बहुत सारे विरोधाभास थे, खुद ही आपस में लोग एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे। ये विरोधाभास क्या था? तो देखिए, राज्य जाति उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था, मतलब राज्य जो था या फिर देश कह सकते हैं या सरकार जो था, वो जाति को, जो निचली जाति के लोग थे उनको ऊपर बढ़ाने के लिए वो प्रतिबद्ध था। उसको वह संविधान में बताया गया नीति नियम कानून था जिसको लेके चलना जरूरी था। राज्य
सुधारों को आगे बढ़ाने में असमर्थ और अनिच्छुक दोनों था, जिससे जातिगत असमानता या फिर आर्थिक आधार कमजोर हो जाता है। जब राज्य समानता का अधिकार एक समाज में व्यक्ति लोगों को नहीं दिला पाता है तो इससे असमानता की खाई जो है वो एक जाति से दूसरे जाति में बढ़ती चली जाती है। राज्य ने मान लिया कि वह जाति अन्य तरीकों से काम करेगा तो वह अति आधारित विशेषाधिकार को कमजोर कर देगा और अंततः उन्मूलन कर देगा। मतलब जाति को लेकर तो चलना है और धीरे धीरे जाति को ऊपर बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने आरक्षण वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, जो मैंने आरक्षण के बारे में वीडियो बनाया है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगा। सरकार की नियुक्ति नौकरियों में जाति का कोई ध्यान न रखा गया, जिससे अशिक्षित और निचली जाति और अच्छी तरह से शिक्षित और उच्च जाति का समान भर्ती से प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया गया। मतलब अब जो निचली जाति थी वो तो ऑलरेडी कम पढ़ी लिखी थी, जो उचली जाति थे उनका पहुंच भी अच्छा था, उनके बाल बच्चे पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा थे, तो इस बीच में कंपटीशन के लिए इन्होंने छोड़ दिया। 27 नंबर प्रश्न में हमारे पास अथवा का भी प्रश्न है। आज आदिवासी अस्मिता के दावे के पीछे क्या कारण है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। VVI प्रश्न है कि आदिवासी समुदाय से तो जुड़े कोई ना कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जनजातीय पहचान आज गैर आदिवासी दुनिया की भारी ताकत का विरोध और अवरोध के विचार पर केंद्रित है। देखिए, सफलताओं का सकारात्मक प्रभाव है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि आज हमारे भारत की आप राष्ट्रपति की बात कर लो, द्रौपदी मुर्मू की बात कर लो, तो वो भी कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि उपयोगिता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने भारत में समानता के अधिकार को लागू करने की कोशिश की है। झारखंड की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, तो ये इन सभी को ना इसी तरह के मतलब जनजातीय समुदाय के हिसाब से ही राज्य का दर्जा मिला हुआ है। जनजातीय समुदायों के बीच एक शिक्षित मध्यम वर्ग का क्रमिक उदय भी हुआ। भूमि और विशेष रूप से जंगल जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण से संबंधित मुद्दे, जातीय सांस्कृतिक पहचान के मामलों से संबंधित मुद्दे। आपको पता है कि जितने भी जनजातीय समुदाय के लोग थे उनका मेन फोकस किस चीज़ पे होता था? उनका मेन फोकस तो जंगल पे ही होता था, क्योंकि वो जंगलों पर ही आश्रित थे। जंगल में शिकार करना, जंगल के लकड़ियों के ऊपर जीवित रहना, जंगल के कंदमूल को खाना, जंगल के फलों को खाना, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर उनका आसरा हुआ करता था। अब हम प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, एक उदाहरण का उपयोग करते हुए दिखाएं कि भारतीय बागान श्रमिकों के साथ व्यवहार उस तरह से अलग था जिस तरह से औपनिवेशिक प्रशासन ने अपने स्वयं के श्रमिकों को घर पर करते थे। यहाँ पे आपको कुछ अंतर बताना है कि कैसे औपनिवेशिक समय में श्रमिकों के साथ व्यवहार होता था, या फिर कैसे भारत के अंदर जो बागान थे, चाय के बागान हो जाएं या नील की खेती हो जाए या कॉफ़ी हो जाए, ऐसे जगहों पे जो श्रमिकों से काम करवाया जाता था। लोग दूर दूर के जगहों से, अलग अलग जगहों से मतलब ऐसे लोगों को लाते थे जो अलग अलग प्रकार के बीमारी से संक्रमित थे। उनको अलग अलग प्रकार की बीमारी थी, वो बुखार से संक्रमित थे। वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों के प्रावधान की उनको आवश्यकता थी। जैसे असम के चाय बागान मालिक देने के लिए तैयारी नहीं थे, मतलब उनको पैसे की ज़रूरत थी, उनको इलाज का ज़रूरत था, उनको आराम का ज़रूरत था, लेकिन असम के जो चाय बागान के मालिक हुआ करते थे वो उन्हें देते ही नहीं थे। बागवानों ने धोखाधड़ी और ज़बरदस्ती का सहारा लिया। जो श्रमिक थे उन्होंने ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। बागान मालिकों ने सरकार को दंडात्मक कानून पारित करने में सहायता करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राजी कर लिया कि उन्हें किसी प्रकार से अब दंड वगैरह दिया जाए। तो ये आपका 28 नंबर प्रश्न का उत्तर था। अब हम 29 नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे। हर इंसान को इस दुनिया में काम करने के लिए स्थिर पहचान की भावना की आवश्यकता होती है। जैसा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं दूसरों के से किस प्रकार भिन्न हूँ, दूसरे मुझे कैसे समझते हैं, मेरे पास क्या लक्ष्य और आकांक्षाएं होनी चाहिए। बचपन से ही हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं ये सारी चीज़ें। हम अपने से कई सवालों का जवाब देने में तो सक्षम होते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारा समाजीकरण किया जाता है या फिर कुछ सिखाया जाता है, हमसे निकटतम परिवारों और हमारे समुदाय द्वारा विभिन्न अर्थों में समाज में कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती। सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान समुदाय एक दूसरे की मेल खाती लेकिन विपरीत दर्पण छवियां बनाते हैं।
आपको इस घटना को समझाना है। देखिए VBI क्वेश्चन रहेगा, ऐसे प्रश्न भी इस बार के सोशियोलॉजी में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है और इसके उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं। तो संघर्ष में प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष से घृणित शत्रु समझता है। जैसे ही आप किसी के साथ मिलते हो, जुलते हो, बातें करते हो, तो आपने अक्सर गौर किया होगा कि हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं या फिर बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अपने पक्ष के गुणों के साथ साथ दूसरों के पक्ष के दोषों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति होती है। कई बार हमने कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों में मसाला मिला के बात करते हैं या फिर बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। तो ये भी प्रवृत्ति है। प्रत्येक पक्ष का मानना है कि ईश्वर और सत्य उनके पक्ष में है। जब भी आप कोई काम करते हो तो आप यही सोचते हो भगवान तो हमारे साथ ही है, हम जो काम कर रहे हैं वही सही है, बाकी दूसरे जो हैं वो गलत कर रहे हैं, हम जो है वो परफेक्ट है, बाकी दुनिया जो है वो गलत हो सकती है। जब दो राष्ट्र युद्ध में होते हैं तो प्रत्येक राष्ट्र के देशभक्त दूसरे का शत्रु हमलावर के रूप में देखते हैं। अगर हम भारत पाकिस्तान को ही देख लो, हम अगर भारतीय हैं तो हम, सही बात है कि मैं पाकिस्तानियों को शत्रु भरी नजर से ही देखता हूं। ऐसे ही जो पाकिस्तान के लोग होते होंगे वो भी भारतीयों को कहीं ना कहीं शत्रु भरी नजरों से देखते हैं। आज यूट्यूब का जमाना है, हम बहुत सारे ऐसे वीडियोज देखते आए हैं जहां पे लोग एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं। कई बार मैंने पाकिस्तान के अंदर के भी वीडियोज देखे हैं जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो बताते हैं भारत तो हमारा दुश्मन मुल्क है। ऐसे ही अगर आप भारतीयों से पूछो तो वो भी कहेंगे हाँ, मतलब है, पाकिस्तान देश है लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारा दुश्मन है ही। तो इस प्रकार से आप 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिखोगे। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति हुई। हालांकि 1960 से 1970 के दशक में बहुत सारी चीज़ें हुई और 1970 के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई। इमरजेंसी, आपातकाल लगना, आपातकाल के अंदर बहुत सारी घटनाएं होना, ये सारी चीज़ें इसी समय हुआ था। ये जो 1960 से 1980 का जो समय था ना, वो बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला था, बहुत ही हलचल भरा था। तो प्रश्न कहता है 1960 और 1970 के दशक की हरित क्रांति और उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए जहां यह हुआ था। बिल्कुल सही बात है, जिसमें हरियाणा, पंजाब वगैरह का नाम सबसे ऊपर आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। कृषि आधुनिकीकरण कहने का मतलब है कि खेती से रिलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित होना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाने में सक्षम हो जाना। ये सब प्रश्न नंबर 30 के अंदर आपको बताना है। तो 30 के उत्तर में आपको लिखना है, मुख्य रूप से मध्यम और बड़े किसान जो नई तकनीक का लाभ उठाने में सक्षम थे, क्योंकि उस समय भी जो छोटे किसान थे जिनके पास जमीनें कम थी, वो इस लायक नहीं थे कि वो बड़े किसानों की तरह बड़े बड़े उपकरण खरीद सके, महंगी बीजों को खरीद सके, महंगे खादों को खरीद सके। इसके अलावा आपको बताना है ग्रामीण समाज में बढ़ती असमानताएं। जो गांव का लोग हुआ करते थे, गांव में जो समाज था, उनके बीच में खाइयां बढ़ने लगी, उनके बीच में असमानताएं बढ़ने लगी। सेवा जाति समूहों का विस्थापन होने लगा, मतलब जो श्रमिक लोग थे, जो सेवा करने वाले लोग थे, वो अब हटने लगे, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने लगे। बाजार मुक्त खेती, विशेषकर एक ही फसल उगाई जाती थी। कीमतों में गिरावट या खराब फसल किसानों के लिए वित्तीय बर्बादी का कारण बन जाता था। अगर किसान का अगर फसल खराब हो गया किसी कारण से, या फिर सूखा पड़ गया, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ओले गिर गए, तो इस कारण से भी किसानों का जो वित्तीय स्थिति हुआ करता था वो खराब हो जाता था। क्षेत्रीय असमानताओं को बिगड़ते हुए देखा गया। तो लेकिन आपको इसमें से कोई 4 सही पॉइंट लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है। कोई 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। इसमें टोटल 5 पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट आपके लिए इनफ होंगे। प्रश्न नंबर 31 हमारा कहता है, परिवार की संरचना का अध्ययन अपने आप में एक सामाजिक संस्था के रूप में और समाज की अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ इसके संबंध के रूप में किया जा सकता है, विस्तार से बताना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है, इसके उत्तर में आपको लिखना है, सॉफ्टवेयर उद्योग में युवा माता पिता के कार्य शेड्यूल। आज के आपको समय में पता है कि जो हम जितनी भी तरक्की कर रहे हैं, जितना भी तरक्की हमारा समाज कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया, जिसमें हम सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ों को भी ऐड करते हैं। परिवर्तन जानबूझकर लाए जाते हैं कि जब युवा लोग बड़ों को निर्णय लेने के बजाय अपने जीवन साथी को चुनने का निर्णय लेते हैं। अब देखिए, जब भी
कोई भी आपको डिस्कशन करना होता है तो आज के समय में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं अपने पत्नी वाइफ के साथ ही वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हिमालय क्षेत्र के गांवों में पुरुषों का प्रवासन से गांव में महिला प्रधान परिवारों का अनुपात असामान्य हो सकता है। अगर किसी जगह से अगर पुरुषों को बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर निकल जाते हैं तो वहाँ पर महिलाएँ ही प्रधान हो जाती है। जब युवा लोग अपने जीवन साथी का चयन करने का निर्णय लेते हैं न कि बड़ों को निर्णय लेने देते हैं। आज के समय में क्या है कि जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो अपनी शादी अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं, उसमें वो बड़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। और आज देखा भी ऐसा ही जाता है, ऐसा ही कुछ आपको समाज में देखने को मिलेगा कि कैसे जो है बच्चे खुद से ही ये जो लव मैरिज वगैरह है, ये अरेंज मैरिज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहा है। क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या होता था कि पिता माता लड़की और लड़कों के आपस के रिश्तों की बातें किया करते थे, लेकिन ये सब समय अब जैसे जैसे अपडेटेड होता जा रहा है हमारा समाज, वैसे वैसे ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है। अब लड़का लड़की खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें शादी कब, क्यों, कैसे, कहां करना है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहता है, उच्च कृषि उत्पादकता के साथ कृषि संरचना अधिक असमान हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण देकर आपको समझाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं कि अगर प्रचुर वर्षा और सुनिश्चित सिंचाई, मतलब कि जहाँ पे सिंचाई का अच्छा सुविधा हो वहाँ पे सघन खेती होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। श्रमिक मुख्य रूप से निम्न जाति के होते हैं, जो भी लेबर होते हैं वो छोटी कास्ट के होते हैं, छोटी जाति के होते हैं। ऐसे क्षेत्रों की कृषि संरचना आसान होती है क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में भूमिहीन बंधुआ मजदूर आसानी से प्राप्त हो जाया करते थे। अब हमारा 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम खंड घ की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे खंड घ, और यही लास्ट पॉइंट होगा, और इसमें हमारे पास 33 क्वेश्चन है और इसके बाद 34 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है। तो मुख्य रूप से देखिए तो आपके पास इस पूरे सैंपल पेपर में 3 प्रश्न बच गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खंड घ के बाद। अब हम खंड घ की तरफ बढ़ते हैं। घ प्रश्न जो है 33 नंबर, इसमें अपने पास कुछ ग्राफ्स हैं। ये प्रिंटिंग के कारण मिस्टेक हो चुका है, इसके कारण आपको ग्राफ सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं नीचे बता दूं कि वर्ष 2026 और वर्ष 2050 के लिए दिए गए भारत के जनसंख्या पिरामिड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। 2026 से लेके 2050 तक ये पिरामिड को बनाया गया है और इसी पिरामिड का जो नंबर आपको प्रदान किया गया है और जो ईयर प्रदान किए गए हैं, साल दिए गए हैं, इसके अनुसार आपको नीचे के प्रश्नों का जवाब देना है। सबसे पहला प्रश्न नंबर क कहता है, जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? जनसांख्यिकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब होता है कि जो आयु संरचना होती है, जो एज डिफरेंट होता है, इसके कारण लाभ प्राप्त होना। मतलब आप कह सकते हैं क के उत्तर में बदलती आयु संरचना से लाभ प्राप्त हो रहा है। ख प्रश्न इसी में हमारे पास कहता है कि 55 से लेके 59 वर्ष अर्थात 55 से लेके 59 और 60 से लेके 64 अर्थात 60 से लेके 64 ईयर्स के जो आयु के लोग हैं, उनका ग्राफिक्स की तुलना से आप क्या समझते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये हमारा ग्राफिक्स है जिसमें हमें बताया गया है कि 55 से 59 और 60 से 64 वर्ष के आयु के जो लोग हैं उससे आप क्या समझते हैं? इसके उत्तर में आपको लिखना है 55 से 59 आयु सीमा की जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है और 60 से 64 वर्ष की जो आयु सीमा है उसकी जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। यही इसका सीधा सीधा उत्तर होगा। गौ प्रश्न कहता है, आपके अनुसार इस अनुमान के निहितार्थ क्या हैं? देखिए, जनसांख्यिकीय जो संरचना है वो भारत को कामकाजी जो आयु वर्ग के लोग होते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो पेशा करते हैं, जो अपने परिवार के लिए धनोपार्जन करते हैं, आर्थिक स्थिति को सुधार करते हैं, उनकी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो मतलब रिटायर्ड हैं, जो 60 से प्लस के हैं, उनकी बढ़ती संख्या के लिए सामाजिक शिक्षा मतलब कि इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, उनको नॉलेजेबल बनाने की प्रक्रिया जो है उसमें बदलाव करना भी जरूरी होता है। अगले प्रश्न जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, नियमागिरी हिल्स डोंगेरिया कोद पर घर है, जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह हैं, जिन्होंने सर्वसम्मति से राज्य सरकार से स्वामित्व वाली उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की एक परियोजना के खिलाफ मतदान किया था, जो बॉक्साइट का खनन करना चाहती थी।
गांव के फैसले ने 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसले का पालन किया, जिसमें 1 दशक लंबे आंदोलन को सही ठहराया। आंदोलन ने कहा कि खनन परियोजना के लिए वन मंजूरी, जिसे 2010 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वापस ले लिया गया था, वन अधिकार अधिनियम के साथ क्षेत्र में ग्राम सभाओं और ग्राम सभाओं की सहमति लेने के बाद ही दी जा सकती है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि बॉक्साइट के खनन की बात तो हो रही थी, लेकिन जो अधिनियम नीति संविधान के द्वारा बनाया गया कानून है, उसमें यह भी बताया गया था कि अगर आप किसी खास जगहों पे खनन करना चाहते हो, खुदाई करना चाहते हो, तो इसके लिए वहां के लोगों का सहमति होना जरूरी है। ग्राम सभा होगा, गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, उनकी सहमति होगी, तभी यह काम प्रक्रिया आगे बढ़ सकता है। अगर वो इन चीजों से असहमत है तो ये कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब हमारे पास इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि सामाजिक आंदोलन क्या है। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सामाजिक आंदोलन में राज्य की नीति में बदलाव, मतलब नियमों में बदलाव की मांग करने के लिए कुछ हद तक संगठन के साथ साझा विचारधारा और लक्ष्यों के साथ निरंतर सामूहिक कार्रवाई होती रहती है। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, परिच्छेद को पढ़ने के आधार पर उन मुद्दों की पहचान करें जिन्हें सामाजिक आंदोलन संबोधित करता है। तो आदिवासियों की पहचान और सांस्कृतिक प्रथाएं पारिस्थितिकी मुद्दे को दर्शाती है। गो ऑप्शन कहता है कि सामाजिक आंदोलन को पुराने या नए रूप से वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो वर्ग और जीवन की गुणवत्ता के मुद्दों पर नया संयोजन तो अक्सर होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे समय में बदलाव होता है, वैसे वैसे नियमों में भी बदलाव होता है, वैसे वैसे लोगों के विचारों में भी बदलाव होता है। और फिर ये राजनीतिक दलों, मतलब जितनी ही पॉलिटिकल पार्टी है, इनके दायरे में तो ये खैर नहीं होते, ये अपने ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या लोगों की जन सहमति के कारण ही किसी भी प्रकार के मुद्दे को उठाते हैं। प्रश्न नंबर 35 कहता है, वैश्वीकरण और उदारीकरण ने भारतीय औद्योगिक समाज में क्या परिवर्तन लाए। जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, वो कैसे ही भारत के उद्योग में, भारत के इंडस्ट्री में परिवर्तन ला रहा है। तो देखिए, निजी कंपनी विशेष रूप से विदेशी कंपनी को दूर संचार, नागरिक उड्डयन, बिजली आदि जो जितनी भी चीजें मुहैया कराना होता है, उसमें निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत अब नहीं होगी, विनिवेश करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी बन रही है, मतलब पहले जो भारत के अंदर की कंपनी थी, अब वो भी अपने पांव पसार रही है, दूसरे देशों में अपने ऑफिसेज, अपनी फैक्ट्रियां, अपनी कंपनियों के शाखा दिन प्रतिदिन खोलते जा रहे हैं। भारतीय कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भी खरीदा जा रहा है। जो बाहर की कंपनियां हैं, वो भारत की कंपनियों को दिन प्रतिदिन खरीदती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं मुनाफा तो देखने को मिल रहा है और आउटसोर्सिंग भी हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे आप 35 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 समाज शास्त्र का ये सिंपल पेपर था, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। 35 क्वेश्चन थे इसके अंदर और सारे प्रश्नों का जवाब आपको समझा दिया गया है वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।